हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस स्केप। आज हम लोग एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट इससे पहले लास्ट लेक्चर हमने कहाँ पे एंड किया था, याद है आप लोगों को? हमने लास्ट एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करके अपने लेक्चर को एंड किया था, राइट? अब इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक दूसरे टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी से, जो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब देखते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है इसमें जो सेपरेशन है, द सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट्स इज बेस्ड ऑन सॉल्यूट पार्टीशनिंग बिटवीन स्टेशनरी लिक्विड फेज एंड मोबाइल लिक्विड फेज। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? बेसिकली पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, मान लीजिए एक सॉल्वेंट को ले लो और वो जो सॉल्वेंट है दो इममिसिसिबल लिक्विड से मिलके बना है। वो दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे। जैसे कि आप मान लो पोलर एक सॉल्वेंट जो है, एक फेज पोलर है और दूसरा जो फेज है वो नॉन पोलर है। पोलर में आप वाटर ले लो और इसमें आप इथेनॉल ले लो, तो ये दोनों आपस में है मिक्स नहीं होते। बट कुछ ऐसे सॉल्यूट्स होंगे जो कि पोलर फेज में भी मिक्स हो जाएंगे और जो नॉन पोलर फेज में भी मिक्स हो जाएंगे, बट उसके सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होता है। किसी में लाइक कोई एक सॉल्यूट ए मान लेते हैं, वो क्या होगा कि दोनों में सॉल्युबल है बट वो पोलर में ज्यादा सॉल्युबल होगा इन कंपेयर टू नॉन पोलर पार्ट, राइट? और कुछ ऐसा मान लो सॉल्यूट बी है जो कि नॉन पोलर में ज्यादा सॉल्युबल है बट पोलर में कम सॉल्युबल है। ठीक है, तो ये जो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे जो पार्टीशन हो रहा है, जो कि हम लोग अलग कर रहे हैं सॉल्यूट्स को, उस प्रोसेस को हम लोग या उस क्रोमेटोग्राफी को हम लोग पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कह रहे हैं। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट्स इज बेस्ड ऑन सॉल्यूट पार्टीशनिंग। सॉल्यूट पार्टीशनिंग का मतलब यही है कि कौन से फेज में वो सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, बिटवीन स्टेशनरी लिक्विड फेज एंड मोबाइल लिक्विड फेज। स्टेशनरी लिक्विड फेज में ज्यादा वो सॉल्युबल है या फिर मोबाइल लिक्विड फेज में, उसके बेसिस पे जो है ये पार्टीशनिंग या फिर सेपरेशन हो रहा है। क्लियर है? तो अब इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट ज्यादा सॉल्युबल होता है मोबाइल फेज में, वो जो है जल्दी एल्यूट होगा, जल्दी जो है पास करेगा। और जो स्टेशनरी फेज में जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो लेट से निकलेगा, लेट से एल्यूट होगा, राइट? ऑब्वियसली, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टेशनरी फेज जो है वो कांस्टेंट होता है, राइट? स्टेशनरी फेज स्टेशनरी है, तो उसमें अगर कोई ज्यादा सॉल्युबल होता है कोई सॉल्यूट, तो वो मूव ज्यादा नहीं करेगा। बट आपका जो क्या बोलते हैं मोबाइल फेज है, अगर उसमें कोई सॉल्यूट सॉल्युबल है तो वो तो मूव कर रहा है ना मोबाइल फेज, तो साथ ही साथ मोबाइल फेज के वो सॉल्यूट भी निकल जाएगा। ठीक है, सो सॉल्यूट मोर soluble in mobile phase will elute first। ठीक है, वो पहले निकलेगा। जो सॉल्यूट मोबाइल फेज में सॉल्युबल है तो वो पहले निकलेगा और बाद में निकलेगा स्टेशनरी फेज में सॉल्युबल वाले। ठीक है, तो अब पार्टीशनिंग क्रोमेटोग्राफी के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ पार्टीशनिंग क्रोमेटोग्राफी। ओके, जो पहला टाइप है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल फेज पार्टीशन। नॉर्मल फेज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कह सकते हैं, राइट? नॉर्मल फेज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो अब ये नॉर्मल फेज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेशनरी फेज होता है, स्टेशनरी फेज ये जो होता है पोलर होता है। ठीक है, जैसे कि वाटर। ओके, और जो मोबाइल फेज होगा वो होगा नॉन पोलर, राइट? तो अब ऐसे केस में आप
पता लगा सकते हो अगर एल्यूजन होता है या फिर मॉलिक्यूल्स जो बाहर निकल रहे हैं ड्यूरिंग एल्यूजन, सॉरी एल्यूजन, किस टाइप के मॉलिक्यूल्स पहले निकलेंगे। ऑब्वियसली नॉन पोलर वाले पहले निकलेंगे क्योंकि मोबाइल फेज नॉन पोलर है। ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूट एल्यूट्स फर्स्ट, ठीक है, एंड पोलर सॉल्यूट्स एल्यूट्स लास्ट। ठीक है, लास्ट में पोलर वाले निकलेंगे पहले, नॉन पोलर वाले निकलेंगे। ठीक है, अब इसी का जो दूसरा टाइप है उसको कहते हैं हम लोग रिवर्स फेज। रिवर्स फेज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट रिवर्स फेज मतलब क्या होगा, ये नॉर्मल फेज का जस्ट अपोजिट केस होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो स्टेशनरी फेज है, इसमें स्टेशनरी फेज कैसा होगा, ये नॉन पोलर होगा। ठीक है, एंड मोबाइल फेज कैसा होगा, मोबाइल फेज विल बी पोलर। ठीक है, और इसमें अगर इल्यूजन हो रहा है, ड्यूरिंग इल्यूजन कौन पहले निकलेगा, ड्यूरिंग इल्यूजन मोबाइल फेज कौन सा है, पोलर है ना, तो पहले पोलर वाले बाहर निकलेंगे ना, पोलर सॉल्यूट्स इल्यूट फर्स्ट। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन निकलेंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट्स इल्यूट लास्ट। क्लियर है इतना। तो देख लो जो नॉर्मल फेज है उसी का रिवर्स, जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट है रिवर्स फेज। तो इन दोनों में से कोई एक आप याद कर लो, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं हो जी, उसका जस्ट अपोजिट होगा दूसरा वाला। ठीक है, अगर दोनों याद करोगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, देख लो, अप टू यू गैस। ठीक है, तो ये जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, इसका एग्जाम्पल होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी पहले भी पढ़ रखा था, कहाँ पे पढ़ा था, पेपर क्रोमेटोग्राफी हमने देखा था, याद कीजिए, लास्ट लेक्चर में कहाँ पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी आ रहा था टू डायमेंशनल टाइप में, याद है। तो टू डायमेंशनल टाइप में वो तो दूसरे क्लासिफिकेशन के बेसिस पे था। ठीक है, बट ये जो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो अब देखते हैं बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पेपर होता है ऑब्वियसली एक सिंगल प्लेन में होगा पेपर, आप देखते हो। ठीक है, तो उसका जो एक एंड है वो एक सॉल्वेंट मिक्सचर में डिप किया जाता है। ठीक है, और उस डिपिंग की वजह से क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है वो सोक होता है पेपर में और ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। जैसे कि आप देख लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ए फिगर में देखो, ये एक पेपर है। ठीक है, पेपर का जो ये इनिशियल पार्ट है इसको ओरिजिन कहते हैं, यहीं पे हम लोग जो है समझ लो कि मॉलिक्यूल्स यहीं से मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये एक अब बी वाले को देखते हैं। बी में क्या है कि यहाँ पे सॉल्वेंट है। ठीक है, इस सॉल्वेंट में इसका एक पार्ट जो है पेपर का, इसको डिप कर दिया गया है। ठीक है, और फिर क्या होता है देखिए सी में, ये जो सॉल्वेंट था ये धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन की वजह से जो है ये मूव करने लगता है पेपर में अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, लिखते हैं वन एंड इज dipped into solvent mixture consisting of aqueous and organic components। ठीक है, तो ये जो सॉल्वेंट का मिक्सचर होगा इसमें एक्वस कंपोनेंट्स भी होंगे और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होंगे। एक्वस का मतलब पोलर और ऑर्गेनिक मतलब नॉन पोलर हो गया। ठीक है, एंड आगे क्या होता है, एंड सॉल्वेंट इज soaked due to capillary action।
ठीक है, कैपिलरी एक्शन की वजह से ये जो सॉल्वेंट है ये पेपर में ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो मिक्सचर है इसमें एक्वस फेज भी है और ऑर्गेनिक फेज भी है। तो होता ये है कि जो एक्वस फेज के जो कंपोनेंट है या एक्वस कंपोनेंट जो है वो बाइंड कर लेते हैं पेपर के सेल्यूलोज के साथ। पेपर तो सेल्यूलोज से बना है, तो पेपर के सेल्यूलोज के साथ ये एक्वस कंपोनेंट जो है बाइंड कर लेते हैं और स्टेशनरी फेज बन जाते हैं। एज दे एक्ट एज ए स्टेशनरी फेज। ऑब्वियसली बाइंड कर लेगा तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा ना एक्वस फॉर्म का, एक्वस कंपोनेंट्स का। तो वो स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करता है। एंड द ऑर्गेनिक कंपोनेंट, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं और वो बनाते हैं मोबाइल फेज। ठीक है, तो क्या होता है, aqueous component binds with cellulose of paper। ठीक है, एंड फॉर्म स्टेशनरी फेज। तो इसमें स्टेशनरी फेज किससे बना हुआ है, एक्वस फॉर्म से या फिर पोलर फेज से, पोलर पार्ट से। ठीक है, एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट keeps migrating एंड क्या बनाता है, एंड फॉर्म मोबाइल फेज। ठीक है, तो मोबाइल फेज कैसा है, नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट से बना है, और स्टेशनरी फेज पोलर है, एक्वस कंपोनेंट से बना है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, अब क्या होता है, जो रेट ऑफ माइग्रेशन सॉल्यूट का है वो डिपेंड करता है रिलेटिव सॉल्युबिलिटी, उस सॉल्यूट का रिलेटिव सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है स्टेशनरी फेज और पोलर फेज के बिटवीन। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, द रेट्स of migration of solutes depends upon their relative solubilities in the polar stationary phase and non-polar mobile phase। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ही में बताया था कि कोई भी सॉल्यूट हो वो दोनों में सॉल्यूबल है, ये दोनों जो है इममिसिबल है, बट किसी में ज्यादा सॉल्यूबल होगा, किसी में कम सॉल्यूबल होगा। पोलर में जैसे फॉर एग्जांपल आप सॉल्यूट ए ले लो, मान लेते हैं वो सॉल्यूट ए जो है पोलर फेज में या स्टेशनरी फेज में ज्यादा सॉल्यूबल है इन कंपेयर टू नॉन पोलर फेज। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, वो जल्दी निकलेगा या लेट से निकलेगा, ऑब्वियसली लेट से निकलेगा भाई, क्योंकि वो स्टेशनरी फेज से ज्यादा इंटरेक्शन कर रहा है, तो उसका मूवमेंट स्लो होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो मोबाइल फेज के साथ जो मूवमेंट कर रहा है, जो मोबाइल फेज में ज्यादा सॉल्यूबल है वो जल्दी मूव करेगा। राइट, तो यही रिलेटिव सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन से फेज में ज्यादा सॉल्यूबल है उसके बेसिस पे उसका माइग्रेशन रेट डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा या सॉरी द नॉन पोलर सॉल्यूट होगा वो ज्यादा फास्ट मूव करेगा। ठीक है, द नॉन पोलर सॉल्यूट्स मूव फास्टर देन पोलर सॉल्यूट्स। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, अभी जो बात मैंने अभी जस्ट बताई थी कि एक सॉल्यूट जो है उसका डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज होता है दो अलग अलग इमिसिबल मीडियम्स में या फेजेस में। ठीक है, तो उसको भी लिख लेते हैं, ए सॉल्यूट हैज डिफरेंट solubilities in two immiscible phases। ठीक है, तो इसके बेसिस पे
जो है एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट। ठीक है, पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो ये जो रिलेटिव सॉल्युबिलिटी है ना, उसी को जो है इंडिकेट करता है पार्टीशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो पार्टीशन कोएफिशिएंट को हम लोग के डी से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ solute in phase A upon concentration of solute in phase B। ठीक है, तो जो रिलेटिव सॉल्युबिलिटी की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं उसी को इंडिकेट करता है पार्टीशन कोएफिशिएंट, जिसको हम लोग केडी से इंडिकेट करते हैं, विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन फेज ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन फेज बी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, अब जो है एक और टर्म हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसको कहा जाता है रिटेंशन फैक्टर या फिर रिलेटिव फ्रंट। इसको जो है आरएफ से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि रिलेटिव फ्रंट या फिर ये जो रिटेंशन फैक्टर ये क्या है। ठीक है, ये क्या है? इट इज द माइग्रेशन रेट ऑफ सॉल्यूट्स ड्यूरिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। मतलब ये क्या है कि ये जो है माइग्रेशन रेट को इंडिकेट करता है सॉल्यूट्स के पेपर क्रोमेटोग्राफी के दौरान। बेसिकली इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस traveled by solute and solvent front। ठीक है, अब सॉल्यूट ऑब्वियसली देखो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इससे कितना डिस्टेंस जो है आपके सॉल्यूट ट्रेवल कर रहे हैं अपॉन सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस। सॉल्वेंट फ्रंट क्या होता है ये बताता हूँ। देखो आप यहाँ पे बी बी फिगर देखो, इसमें देखो अभी अभी हमने सोक करना चालू किया सॉल्वेंट में पेपर को। ठीक है, तो ये जो सॉल्वेंट है उस पेपर में जितना डिस्टेंस कवर करता है उस डिस्टेंस को हम लोग जो है सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो कि ऑरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आर है, तो आर की जो वैल्यू है सॉल्वेंट फ्रंट की वैल्यू आर होगी। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट इन द पेपर इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग इस तरह से इंडिकेट करें, आर एफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है, या बेसिकली बात वही है कि सॉल्वेंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और सॉल्यूट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसका जो है रेशियो है। ओके, तो अब ये जो है इस फिगर में आप देखो यहाँ पे तीन सॉल्यूट है ए बी और सी। तो क्या हम लोग इसका जो है रिटेंशन फैक्टर निकाल सकते हैं? चलो देखते हैं निकाल कर। आर एफ ऑफ ए, ए जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑरिजिन से, ऑब्वियसली ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो ए जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 2 सेंटीमीटर, 2 राइट। एंड सॉल्वेंट फ्रंट कितना है, सॉल्वेंट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 किया है। ठीक है, तो ये कितना होगा, इसको 0.4, तो रिटेंशन फैक्टर जो है 0.4 आता है। ठीक है, अब रिटेंशन फैक्टर बी के लिए देख लेते हैं, बी कितना ट्रेवल किया है 3 सेंटीमीटर, और सॉल्वेंट फ्रंट कितना है 3/5 है, तो ये हो जाएगा आपका 0.6। अब रिटेंशन फैक्टर जो है सी के लिए देख लेते हैं, सी कितना सिर्फ 1 सेंटीमीटर किया है और सॉल्वेंट 5 किया है, तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से जो है रिटेंशन फैक्टर या फिर रिलेटिव फ्रंट जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टाइप का जो क्रोमेटोग्राफी है, थर्ड टाइप, उसे हम लोग कहते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। एज द नेम सजेस्ट, आपको देखी के समझ में आ रहा होगा, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी मतलब इसमें जो है सॉल्यूट्स का जो सेपरेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज पे होगा, साइज के बेसिस पे जो है सॉल्यूट्स का सेपरेशन होगा। ठीक है, सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूट्स इज बेस्ड ऑन देयर साइज एंड शेप। ओके, अब इसमें क्या होता है कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी में ये एक 3D टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें एक कॉलम होता है, ठीक है, और ये जो कॉलम है इसका जो अंदर का मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स बिल्कुल फिल्ड होता है पोरस बीड्स से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स इज फिल्ड विथ पोरस बीड्स, और ये जो बीड्स हैं ये एक्ट करते हैं स्टेशनरी फेज की तरह, एंड दीज बीड्स एक्ट एज स्टेशनरी फेज। ठीक है, अब जो ये बीड्स है ये किस मटेरियल का बना हुआ होता है देख लेते हैं। ठीक है, तो बीड्स आर मेड अप ऑफ, अगर ये पॉली एक्राइलामाइड का बना हो, ये बीड जो है पॉली एक्राइलामाइड का भी बना होता है। ठीक है, अगर ये पॉली एक्राइलामाइड का बना होता है तो इसको बोलेंगे हम लोग सेफाक्रिल। ठीक है, अगर बीड्स जो है डेक्स्ट्रन का बना हुआ हो तो इसको हम लोग बोलते हैं सेफाडेक्स, सेफाडेक्स बीड्स। ठीक है, और ये जो है एगारोज का भी बना हो सकता है। एक सेकंड, किसका बना होता है, एगारोज का भी बना हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा, इसको कहेंगे सेफा रोज। ठीक है, ये जो बीड्स होते हैं ये बेसिकली पोरस होते हैं। आप देखोगे तो ये एक अगर बीड है ऐसा, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो ये जो है बीड का स्ट्रक्चर, ये एक सिंगल बीड है तो इसमें देखो पोर्स आपको दिख रहा है, पोर दिख रहा होगा, और ये जो कॉलम है ये पूरा कॉलम जो है इसी तरह से बीड से जो है भरा हुआ होता है। ठीक है, जो कि स्टेशनरी फेज की तरह एक्ट करता है। ओके, अब इसमें क्या है, इफ, ये तो बात हो गई स्टेशनरी फेज की, अगर हम लोग ऑर्गेनिक मोबाइल सॉल्वेंट यूज करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मोबाइल सॉल्वेंट यूज करते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब नॉन पोलर, ठीक है, तो ऐसे क्रोमेटोग्राफी को हम लोग कहेंगे जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, और अगर एक्वस मोबाइल फेज यूज हो रहा है, मतलब कि पोलर सॉल्वेंट यूज हो रहा है, पोलर मोबाइल फेज यूज हो रहा है, तो ऐसे क्रोमेटोग्राफी को हम लोग कहेंगे जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अब क्या होता है कि इसमें ऑब्वियस सी बात है, आप देखो कि ये एक जो है कॉलम है, ठीक है, इसको आप देख लो कॉलम है, तो ये कॉलम में जो है पूरा का पूरा बीड्स हमने भर रखा है। ठीक है, अब इसमें जो है ऊपर से हमने मोबाइल फेज के साथ साथ इसमें सॉल्यूट्स हैं डिफरेंट साइजेस के, आप देख सकते हो, ये ब्राउन कलर का भी दिख रहा होगा आपको और छोटे छोटे लाइट ब्लू कलर के भी दिख रहे होंगे। ठीक, तो बेसिकली होता क्या है कि जो छोटे छोटे जो साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो इन पोर्स में घुसकर फंस जाते हैं। ठीक है, या फिर फंस जाएंगे या फिर इसका जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करेंगे ये जो है ज्यादा लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से ये पीछे रह जाते हैं
और जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है वॉइड स्पेसेस, ये जो बीच बीच में बीड्स, मान लो बीच बीच में जो जगह होते हैं ना, इनको वॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये वॉइड स्पेसेस से ट्रैवल करके जल्दी नीचे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे वाले हैं ये बीड्स में कहीं फंस फंस के रह जाते हैं, या तो इनसे इसका स्पीड जो है बीड्स में जाने की वजह से, अंदर जाने की वजह से स्लो हो जाता है, इसीलिए छोटे मॉलिक्यूल्स जो है लेट से निकलते हैं। तो पहले बड़े वाले एल्यूट हो जाएंगे, उसके बाद जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है पीछे पीछे आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, द लार्जर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड एल्यूट फर्स्ट, ठीक है। और क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के क्या साथ क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंटर द बीड्स, द पोर्स, बीड के जो पोर हैं उनमें जो है एंटर कर जाते हैं, इन द बीड्स, सो दे हैव टू cover longer path and longer retention time than larger molecules, है ना। छोटे वाले जो है इन बीड्स के अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से इनको कभी कभी लॉन्गर पाथ जो है ट्रैवल करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से इसका जो रिटेंशन टाइम है, रिटेंशन टाइम का मतलब कि एक मॉलिक्यूल जो है कितनी देर तक जो है इस स्टेशनरी फेज के अंदर रहता है, मतलब बाहर आने से पहले कितना टाइम लगाता है, तो उसको रिटेंशन टाइम कहते हैं, ठीक है। तो रिटेंशन टाइम भी बढ़ जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के लिए, और बड़े लार्जर मॉलिक्यूल्स का रिटेंशन टाइम जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो जो बाहर मॉलिक्यूल्स आएंगे वो बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हैं अपने मॉलिक्यूलर साइज के, ठीक है। तो क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स एल्यूट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले बड़ा वाला मॉलिक्यूल आएगा, उसके बाद क्या होगा, उससे छोटा मॉलिक्यूल आएगा, उसके बाद क्या होगा, उससे छोटा मॉलिक्यूल बाहर आएगा, उसके बाद उससे छोटा मॉलिक्यूल बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बिल्कुल छोटा वाला मॉलिक्यूल उसके बाद आएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइज डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इससे जो है एल्यूशन इस तरह से होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो है आप देखो एक टर्म आता है जिसको कहते हैं जेल्स एक्सक्लूजन लिमिट, ठीक है। जेल्स एक्सक्लूजन लिमिट क्या होता है ये, इट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल अनेबल टू पेनेट्रेट द पोर्स ऑफ बीड्स। मतलब क्या हुआ इसका, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये जो बीड है अपना, इस बीड में जो है जो मान लो ये इतना बड़ा इसका पोर है, ठीक है। तो ये छोटा साइज का मॉलिक्यूल है, ये घुस जाएगा इसके अंदर, ये उससे बड़ा है ये भी चला जाएगा, ये उससे बड़ा है, बट इसका साइज जो है इतना बड़ा है कि ये अब एंटर नहीं कर रहा है, इससे छोटे वाले चले जाएंगे बट ये नहीं जा रहा, और इस ऑब्वियसली इससे बड़ा तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है जो कि इस पोर के अंदर पेनेट्रेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इट इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल दैट इज अनेबल टू पेनेट्रेट द बीड। तो इस बीड का जो साइज, सॉरी इस जो मॉलिक्यूल का जो साइज होगा, इस सॉल्यूट का जो साइज होगा, उसी को हम लोग जेल का एक्सक्लूजन लिमिट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जेल्स एक्सक्लूजन लिमिट, ठीक है। बेसिकली इसका जो है ये मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है।
आई होप इतना समझ में आएगा। अब जो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में एक चार्ट देख रहे होगे, तो यहाँ पे जो ये मटेरियल है और उसका ट्रेड नेम है, ये जो मैंने बताया था डेक्सट्रन यूज होता है, पॉलीएक्राइलमाइड यूज होता है और एग्रोज यूज होता है। तो ये जो है इनका नाम है, सेफाडेक्स बताया था, सेफाडेक्स है G10, ये इसका ट्रेड नेम है। और ये जो है इंडिकेट करता है कि ये कितने साइज के मॉलिक्यूल्स जो है अपने अंदर ये पास करवा सकते हैं। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास जो दिया हुआ है ये डाल्टन्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेफाडेक्स G50 ले रहे हैं, तो उसमें जो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास का जो मॉलिक्यूल एंटर करेगा वो है 30,000 डाल्टन का, 30,000 डाल्टन का, ठीक है। तो आई थिंक ये जो है इसका जेल एक्सक्लूजन लिमिट हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा मॉलिक्यूल एंटर नहीं करेगा, ठीक है। तो 1500 डाल्टन से 30,000 डाल्टन तक का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर एंटर कर सकता है। इसी तरह से ये पूरा चार्ट दे रखा है अलग अलग मटेरियल्स को लेके। कभी कभार जो है इससे क्वेश्चन आ जाता है, लाइक मोस्ट प्रोबेबली अगर क्वेश्चन आएगा तो ये G25 G30 बस यही सेफाडेक्स से रिलेटेड, और अगर आया तो ये बायोजेल से 2F, यही सब स्टार्टिंग 1 2 3 यही सब आ सकता है। तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप याद कर सको तो दैट विल बी ग्रेट, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट देखते हैं, ठीक है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है, जिसको हम लोग केडी कह रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स करता है साइज पे, ठीक है। डिपेंड अपॉन इट्स साइज। जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है ऑब्वियसली साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्या होता है, केडी का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। कब होगा 0? इफ मॉलिक्यूल कंप्लीटली एक्सक्लूडेड बाय पोर। मतलब अगर एक भी मॉलिक्यूल जो है पोर के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पे केडी जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट 0 होगा, ठीक है। अब KD1 तब होगा इफ मॉलिक्यूल एंटर्स द पोर। अगर पोर में एंटर कर रहा है मॉलिक्यूल, तो केडी जो होगा वो 1 होगा। और केडी की वैल्यू जो है 0 to 1 वैरी करेगी फॉर ऑल इंटरमीडिएट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इंटरमीडिएट साइज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। तो इसके साथ जो है हमारा ये वाला क्रोमेटोग्राफी भी कंप्लीट होता है, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं चौथा टाइप, जो कि है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है, ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे सवाल आते हैं, ठीक है। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है इसका भी, तो इसमें जो सेपरेशन होगा बेस्ड ऑन चार्ज होगा। बेसिकली यहाँ पे चार्ज मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली सेपरेशन जो है चार्ज के बेसिस पे होगा। सो इट इज यूज्ड टू सेपरेट, या फिर इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज होता है, द स्टेशनरी फेज कंसिस्ट्स ऑफ इनसॉल्युबल मैट्रिक्स। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो इनसॉल्युबल होता है, और उसमें जो है कोवैलेंटली अटैच्ड एनायंस एंड कैटायंस होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसका जो स्टेशनरी फेज है वो इनसॉल्युबल मैट्रिक्स का बना हुआ होता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये एक कॉलम हो गया, ठीक है। इसमें जो मैट्रिक्स है इसका, यहाँ पे साइड में जो है मैट्रिक्स लगा हुआ, ये एक इनसॉल्युबल
मैट्रिक्स का बना हुआ होता है, ठीक है। ये इसका स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज है, ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल मैट्रिक्स का बना होता है, और इस इनसॉल्युबल मैट्रिक्स में जो है चार्ज प्रेजेंस प्रेजेंट होते हैं, एनायंस या फिर कैटायंस प्रेजेंट होते हैं। एनायन नेगेटिव चार्ज एंड कैटायन पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्रेजेंट होते हैं। और ऐसे जो कैटायंस वगैरह एनायंस है, इनको कहा जाता है आयन एक्सचेंजर्स। ये बेसिकली पूरे मैट्रिक्स को ही आयन एक्सचेंजर्स कहा जाता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली क्या होगा कि अगर सॉल्यूट में, आई मीन मोबाइल फेज में अगर कोई सॉल्यूट आ रहा है और उसका जो चार्ज है इस स्टेशनरी फेज के चार्ज के अपोजिट होगा, तो इनके बीच में इंटरेक्शन फॉर्म होगा, और उसकी वजह से वो चार्ज मॉलिक्यूल्स है उस पे इंटरेक्ट करेंगे, और बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो है सेपरेशन होता है, ठीक है। सॉल्यूट आयंस opposite to charge, sorry, opposite in charge in mobile phase क्या होते हैं, अट्रैक्ट होंगे ना, आर अट्रैक्टेड टू आयन एक्सचेंजर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये एक हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। ये कॉलम है, तो इस कॉलम में जो है इसका जो मैट्रिक्स है ये पॉजिटिव जो है आयंस इस पे प्रेजेंट है, कैटायंस प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो हम लोग इसमें सॉल्यूट का मिक्सचर डाल रहे हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज आयंस भी है और नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स भी है, ठीक है। तो होता क्या है कि मोबाइल फेज जब हम डाल रहे हैं तो उसमें जो नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूट्स हैं वो जो है इंटरेक्ट कर लेंगे स्टेशनरी फेज के पॉजिटिव चार्ज के साथ, और उनका जो है मूवमेंट स्लो हो जाएगा। और जो मोबाइल फेज में जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे वो रिपेल करेंगे स्टेशनरी फेज से, और वो जल्दी बाहर आ जाएंगे, वो पहले एल्यूट हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मैकेनिज्म है आयन एक्सचेंज का, ठीक है। अब जो है आयन एक्सचेंजर्स के बारे में देख लेते हैं। आयन एक्सचेंजर्स, ठीक है। ये जो आयन एक्सचेंजर्स हैं ये भी दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज कैटायन एक्सचेंजर, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, कैटायन एक्सचेंजर। क्या करता है ये कैटायन एक्सचेंजर, ऑब्वियसली कैटायन को जो है एक्सचेंज करेगा, ठीक है। इसे हम लोग एसिडिक आयन एक्सचेंजर भी कहते हैं। एसिडिक आयन एक्सचेंजर यूज्ड फॉर कैटायन सेपरेशन। कैटायन सेपरेशन मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन करे। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट कर रहा है तो इसका जो मैट्रिक्स होगा, इसका जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा होगा, मैट्रिक्स विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट। तभी तो कैटायंस को वो एक्सचेंज कर पाएगा। आई होप क्लियर है। इसका एग्जांपल है जो मोस्ट कॉमन टाइप है उसको हम लोग कहते हैं सीएम सेल्यूलोज। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैटायन एक्सचेंजर इज सीएम सेल्यूलोज। सीएम का मतलब होता है कार्बोक्सी मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, ठीक है। ये हो गया कैटायन एक्सचेंजर। नेक्स्ट जो टाइप का आयन एक्सचेंजर है वो हो गया आपका एनायन एक्सचेंजर, ठीक है। एनायन एक्सचेंजर, तो एनायन एक्सचेंजर क्या है, इसका जो दूसरा नाम है ये है बेसिक आयन एक्सचेंजर। एज द नेम सजेस्ट ये क्या करेगा, यूज्ड फॉर एनायन सेपरेशन, ठीक है। ये एनायन को सेपरेट करेगा, मतलब एनायन से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो एनायन इंटरेक्ट करेगा तो मैट्रिक्स कैसा होगा, मैट्रिक्स इज
पॉजिटिवली चार्ज, इसका मैट्रिक्स जो होगा पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है, एग्जाम्पल जो है इसका DE AE सेल्यूलोज। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है CM सेल्यूलोज और DEAE सेल्यूलोज से ही बनता है। DEAE का फुल फॉर्म है डाई इथाइल अमाइनो इथाइल। ठीक है, डाई इथाइल अमाइनो इथाइल। तो अब देखो यहाँ पे, ये जो पहला वाला जो है, ये स्ट्रक्चर है DEAE का, DEAE का। ठीक है, ये क्या है, ये एनायन एक्सचेंजर है। एनायन एक्सचेंजर है, बाइंड टू नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स। तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, तभी नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स ये इंटरेक्ट कर पाता है। तो होता ये है कि ये जो बीड्स हैं, या फिर जो उसका जो स्टेशनरी फेज है, जो इनसॉल्युबल मैट्रिक्स था, उसके ऊपर ये जो है इनको बाइंड करवा दिया जाता है। ठीक है, और इसी तरह से ये जो है आपका कार्बोक्सी मिथाइल है, कार्बोक्सी मिथाइल देख सकते हो मैट्रिक्स के ऊपर बाइंड है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो है कटायन एक्सचेंजर है, ये पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो एक एग्जांपल लेके जो इस स्ट्रक्चर में, ये मतलब इस फिगर में शो कर रहा है, इसको लेके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो कॉलम है, ये आपको क्या दिख रहा है, इसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये क्या है, ये एक एनायन एक्सचेंजर है। ठीक है, इट इज एन एनायन एक्सचेंजर। मतलब अगर आपका मैट्रिक्स जिस आयन से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसको बोला जाएगा, उसी के नाम से बोला जाएगा, उसी का एक्सचेंजर होगा। ठीक है, जैसे कि ये पॉजिटिव है लेकिन इंटरेक्ट करेगा निगेटिव से, नेगेटिव एनायन होता है, तो ये एनायन एक्सचेंजर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अब ये एनायन एक्सचेंजर है, तो अगर हम लोग सॉल्यूट का मिक्सचर डालते हैं जिसमें पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो बाइंड कर जाएंगे आपके मैट्रिक्स के साथ, और जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो रिपेल होंगे और पहले एल्यूट हो जाएंगे, एल्यूट फर्स्ट। ठीक है, और बाद में जो है नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स जो है बाहर आएंगे। राइट, अब नेगेटिवली चार्ज में भी अगर आप देखोगे, तो स्ट्रांगली नेगेटिव जो होगा, लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है ए, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, दूसरा है बी, विच इज वीक नेगेटिव, और तीसरा है सी, विच इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। ठीक है, तो होता क्या है, अगर इस अ, अगर इस वाले एग्जांपल में हम लोग कंसीडर करें आयन एक्सचेंजर में, तो क्या होगा बेसिकली, सबसे पहले कौन सा निकलेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, क्योंकि जो आपका स्टेशनरी फेज है वो पॉजिटिव है। तो सबसे पहले जो है ए, ए क्या होगा, एल्यूट फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद बी और सी में से कौन निकलेगा, ऑब्वियसली बी निकलेगा। इसका इंटरेक्शन जो ये वीक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो इंटरेक्शन होगा एनायन एक्सचेंजर के साथ वो वीक होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट बी निकलेगा, एल्यूट सेकेंड। एंड सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो होगा सी का होगा, क्योंकि ये स्ट्रांगली नेगेटिव है, तो ज्यादा अच्छे से जो है इंटरेक्ट कर पाएगा एनायन एक्सचेंजर के साथ, तो सबसे मुश्किल से ये निकलेगा, तो इसको कहेंगे एल्यूट लास्ट। ठीक है, आई होप इससे आपको समझ में आ गया। बेसिकली क्या होता है कि जब मान लिया आपने कि पहले जब पॉजिटिव चार्ज निकल गया और बी निकल गया, अब जो है ये काफी स्ट्रांग है, तो इसके लिए, इसको हटाने के लिए, इल्यूशन के लिए इसके हमें बफर डालना पड़ता है। तो बफर जो होगा नेगेटिवली चार्ज बफर हम लोग डालेंगे। तो नेगेटिव चार्ज बफर के होने की वजह से क्या होता है कि वो नेगेटिव चार्ज बफर और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो होगा कंपटीशन होगा कि कौन बाइंड करेगा एनायन एक्सचेंजर से। ठीक है, और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से वो रिप्लेस कर देते हैं अनायंस को, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको एक, और आप अपने खुद आकर बाइंड कर जाते हैं। तो इसकी वजह से जो फाइनली ये जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली मॉलिक्यूल्स जो है, नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, ये भी बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार का प्रोसेस होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है।
इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक तो हो गया थ्योरी वाइज। आज के क्लास में थ्योरी इतना ही। ठीक है, बट आगे हम लोग कुछ एक दो क्वेश्चंस जो है हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, करें? चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। हो गया? चलिए देखते हैं। A dye was allowed to undergo migration on a chromatographic paper, okay? तो पेपर क्रोमेटोग्राफी है यूजिंग ए सॉल्वेंट। द डाई एंड द सॉल्वेंट फ्रंट माइग्रेटेड 5 एंड 25 सेंटीमीटर। डाई, डाई यहाँ पे क्या हुआ हमारा, ये सॉल्यूट हो गया, और सॉल्वेंट फ्रंट तो दे ही रखा है। ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि रिटेंशन फैक्टर क्या होगा, तो हमसे आर एफ पूछ रहा है। आर एफ का फुल फॉर्म क्या, आई मीन क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस traveled by solute upon distance traveled by solvent front। दोनों का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, बहुत इजी है। डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, और सॉल्वेंट फ्रंट कितना है 20। तो ये आएगा 1/4 या फिर 0.25। क्वेश्चन में यही बोला है, राउंडेड ऑफ टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो हम लोग राउंड ऑफ कर दिए, तो आंसर है 0.25। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A globular protein of molecular weight 50 kilodalton exists as a mixture of monomers and dimers in a solution. The most appropriate technique for separation of these two forms of protein is। ये कह रहा है कि एक प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, गोल प्रोटीन है, जिसका साइज जो है 50 किलो डाल्टन का है। 50 किलो डाल्टन का है, ठीक है। और ये एक मिक्सचर में एग्जिस्ट कर रहा है, और उस मिक्सचर में मोनोमर और डाइमर दोनों है। मतलब ये तो मोनोमर हो गया और ये हो गया डाइमर। तो इस डाइमर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा या मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो कितना होगा? 100 किलो डाल्टन होगा। तो कौन से टेक्निक से हम लोग इसको ज्यादा अप्रोप्रिएट है इसको सेपरेट करना, बताइए, सोचिए। बहुत इजी है, बताने का क्या ही है इसमें। ठीक है। तो आंसर जो है अपना सी है, विच इज जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी तो होगा ही नहीं, पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं होगा, होगा तो आयन एक्सचेंज या फिर जेल फिल्ट्रेशन होगा। आयन एक्सचेंज में क्या होता है? आयन एक्सचेंज में चार्ज के बेसिस पे जो है सेपरेशन होता है। ठीक है, बेस्ड ऑन चार्ज। ठीक है, यहाँ पे चार्ज की बात कुछ हो रही है? नहीं हो रही है भाई। तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर ऑब्वियसली जेल फिल्ट्रेशन हो जाएगा। आपने पढ़ा भी है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी जो है साइज एक्सक्लूजन में आता है। और यहाँ पे बेसिस ऑफ एक्सक्लूजन क्या है? साइज ही तो है। बेस्ड ऑन साइज ही तो सेपरेट कर रहे हैं हम लोग। एक 50 किलो डाल्टन का, एक 100 किलो डाल्टन का है, तो इसीलिए जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए मिक्सचर contains three similarly sized peptides P, Q and R. The peptide P is positively charged. Okay, ठीक है जी। क्या है ये? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। Q is weakly negative. ओके जी, ये भी लिख लेते हैं, वीक नेगेटिव, वीक नेगेटिव। और R कैसा है? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इफ द मिक्सचर इज पास थ्रू एन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी column containing an anionic resin, their order of illusion will be। देखिए, किसका एक क्वेश्चन है? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ध्यान देने वाली, ये है एनायनिक रेजिन। कोशिश कीजिए। आई होप मिल गया होगा आप लोगों का आंसर। सो द राइट आंसर इज बी, RQP। अब ये कैसे हुआ देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है एनायनिक रेजिन। ठीक है, एनायनिक एक्सचेंजर नहीं दे रखा है, एनायनिक रेजिन दे रखा है। ठीक है, रेजिन का मतलब मैट्रिक्स। कौन से एक्सचेंजर का मैट्रिक्स नेगेटिव चार्ज होता है? कैटायनिक।
एग्जैक्टली, कैटायनिक एक्सचेंजर। तो इस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का जो एक्सचेंजर है वो कैसा है? कैटायनिक एक्सचेंजर है। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, ये बाइंड करेगा पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स के साथ, पॉजिटिवली चार्ज के साथ ये बाइंड करेगा। तो जो जिसके साथ बाइंड करेगा वो तो भैया सबसे लास्ट जा रहा है। ठीक है, सबसे लास्ट, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, पी क्यू आर एल्यूट टुगेदर, खत्म। अब जो पॉजिटिवली चार्ज एक है और वो सबसे लास्ट में जाएगा, तो मतलब बी हो सकता है या सी हो सकता है, ये भी खत्म हो गया अपना। ठीक है, तो अब क्या होगा, पी तो सबसे लास्ट में निकलेगा। ठीक है, अब जो है सबसे स्ट्रांगली नेगेटिव जो है, ये सबसे ज्यादा रिपेल करेगा, राइट, क्योंकि अनायनिक एक्सचेंजर है ना भाई, सॉरी कैटायनिक एक्सचेंजर है, इसका चार्ज क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो सबसे ज्यादा रिपेल किसको करेगा, जो सबसे स्ट्रांगली चार्ज है, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले जो है आर बाहर निकलेगा, उसके बाद निकलेगा, उसके बाद निकलेगा क्यू, क्यू ये निगेटिव है और वीक है, और उसके बाद निकलेगा पी। आई होप आंसर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में।